डाइवेस्टिचर तो अपन बात कर चुके थे, जॉइंट वेंचर बाकी था, तो जॉइंट वेंचर पे चलते हैं, पेज 25 पे आ जाओ। A joint venture is a business or contractual arrangement between two or more parties which agree to pool resources for the purpose of accomplishing a specific task, may be a new project or any other business activity। ये बात पहले हुई है, अपन ने सेटिंग अप वाले में एग्जीक्यूटिव में डिस्कस किया हुआ है व्हाट इज अ जॉइंट वेंचर, तो थोड़ा बहुत आपको रिकॉल होगा और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे याद भी आ जाएगा। बेसिक मीनिंग आपके हिसाब से क्या है जॉइंट वेंचर को, आप कैसे समझ रहे हो, आपके माइंड में क्या पॉइंट है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज अ जॉइंट वेंचर, क्या हो रहा है एग्जैक्टली उसमें, थोड़ा बहुत ट्राई करो रिकॉल करने की, जो समझ आए, वो डेफिनेशन तो चाहिए नहीं, आपके माइंड में मीनिंग क्या है वो। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जब दो साथ में आए तो, हाँ, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए दो एंटिटीज या दो कंपनी साथ में आके कोई प्रोजेक्ट साथ में कर रही है, टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट पे अपन साथ में काम करेंगे, उसके बाद अलग। हाँ, ऐसा होता है। इवन अपने कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे ग्रुप वाले करते हैं, भाई राजंस वाला है और कोई दूसरे ग्रुप वाला है, वो साथ में आ गया तो बोले ये प्रोजेक्ट हम साथ में बना रहे हैं, तो उसका वो मेंशन भी कर देते हैं कि दोनों का कंबाइंड प्रोजेक्ट है। अब वो कॉम्प्लेक्स हमने साथ में बनाया, फिर हम अपना अपना बिजनेस में अलग हो गए, तो फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आप साथ में आ सकते हो, दैट इज अ जॉइंट वेंचर। अच्छा, जॉइंट वेंचर सिर्फ एक प्रोजेक्ट तक ही लिमिटेड है, इसको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए कंटिन्यू भी कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, तो ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि पर प्रोजेक्ट या फिर डिसॉल्व ही करना पड़ेगा, तो आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म भी चला सकते हो, दैट इज ऑल्सो ओके। अब इसके लिए नई कंपनी बनाना, सेपरेट कंपनी बनाना नेसेसरी है या फिर और भी कोई ऑप्शन है? वो स्टारबक्स के नीचे लिखा होता है ना, टाटा अलायंस, हाँ वो आने वाला है इसमें, स्ट्रेटेजिक अलायंस, वो उस टॉपिक का एग्जांपल है, तो चलो वो तो उसमें रखेंगे, फिर वो मैं इसमें नहीं मिक्स कर रहा। नहीं वो सही है, वो एग्जांपल है, वो सही है, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक अलायंस में आएगा, तो मैं अभी यहाँ पे जॉइंट वेंचर में नहीं ले रहा उसको, फिर वो आपको कंफ्यूजिंग लगेगा वैसा। पर जॉइंट वेंचर में दोनों ऑप्शंस हैं, आप देखो दो एंटिटीज जो साथ में आ रही है, वो दोनों एंटिटीज अगर चाहें तो अपनी अपनी आइडेंटिटी सेपरेट रख के सिर्फ एक जॉइंट वेंचर की तरह उसको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी कर सकती है। दूसरा ऑप्शन है कि आप इस वेंचर के लिए नई कंपनी बना रहे हो, तो फिर वो कंपनी में फिर वो इक्विटी असेट लेके आना, कैपिटल कंट्रीब्यूट करना, वो सब हो जाएगा। तो दो टाइप के जॉइंट वेंचर होते हैं, देखो यहाँ थियरी में दे भी रखे हैं, एक बोलते हैं इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर और एक होता है नॉन इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। ये भी रिपीट थियरी है आपकी, सेटिंग अप वाली ही थियरी, अब देखो याद आना शुरू होगा। तो उसमें हमने देखा था कि अगर देखो अगर आप लॉन्ग टर्म करने वाले हो काम साथ में, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम होने वाला है, देन गो फॉर इक्विटी जॉइंट वेंचर। तो उसमें हम क्या करेंगे, दोनों कंपनीज आके एक तीसरी कंपनी बनाएंगी और वो तीसरी कंपनी में दोनों का इक्विटी होल्डिंग होगा, वैसा रहेगा। तो दोनों कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है ना, वो अपनी अपनी जगह तो रहेगी। इसमें भी कुछ एग्जांपल अपन फ्रेम पहले जनरली ले रहा हूँ, मैं दो कंपनीज हैं, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, वही वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। अब इनका ना अपना अपना इंडिविजुअल बिजनेस तो चल ही रहा है, नाउ दे आर प्लानिंग कि हम जॉइंट वेंचर में कोलैबोरेशन में साथ में एक बिजनेस करेंगे। तो अगर इक्विटी जॉइंट वेंचर में जाते हो तो वो चीज कैसे वर्क करेगी, इन्होंने बोला हम एक नई कंपनी बनाते हैं, एबी लिमिटेड, दिस इज जेवी कंपनी। बोले सर ये एग्जिस्ट करेगी या बंद हो जाएगी? ये एग्जिस्ट करेगी, इनका अपना अपना अलग अलग बिजनेस चलता रहेगा। ए लिमिटेड अपना अलग बिजनेस आज भी कर रही है मार्केट में, कल भी करेगी, बी लिमिटेड भी सेम लेवल पे काम करेगी, बट एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट या बिजनेस के लिए हम दोनों साथ में आए और हमने एक कंपनी बना ली, ए बी लिमिटेड। अब बोला कंपनी बना ली तो ये ऑन पेपर कैसे दिखेगा, बोला कुछ पैसा ए लिमिटेड लगाएगी इसमें, कुछ पैसा बी लिमिटेड लगाएगी। नाउ दिस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो इसके अंदर इन दोनों को मिलेगा स्टेक, ठीक है। अब इसके शेयर होल्डर्स में ए लिमिटेड भी इन्वेस्टर है और बी लिमिटेड भी इन्वेस्टर है। इन्होंने बोला अपन इक्वल पार्टनरशिप करेंगे, 50% शेयर मेरे, 50% शेयर आपके, समझ आए? तो ये दोनों अपनी अपनी जगह तो अपना बिजनेस कर ही रहे हैं, लेकिन एक नया जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया इन्होंने और उसमें अपनी अपनी इक्विटी होल्ड कर ली, तो ऑन पेपर ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया नया, दिस इज अ सेपरेट कंपनी। ये बात समझ आई? ये इतना तामझाम तभी फिजिबल है जब आप लॉन्ग टर्म ये काम साथ में करने वाले हो। एक प्रोजेक्ट के लिए कंपनी बनाने का कोई सेंस नहीं है, वो तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी हो सकता है, तो दैट इज अ नॉन इक्विटी जॉइंट वेंचर, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं भी इस बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, हम ये प्रोजेक्ट साथ में कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद हम अपने अपने लाइन पे अलग चले जाएंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म 2 साल 5 साल 10 साल साथ में काम करना चाहते हो तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे सही नहीं रहेगा, फिर आप इक्विटी पे चले जाओ तो बेटर है। तो क्या है ना, अकाउंटिंग भी सेपरेट हो जाएगी, एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी, वो आर्टिफिशियल पर्सन का बेनिफिट भी मिल जाएगा, ज्यादा सही रहेगा वैसा। तो ये चीज हो सकती है, तो ये डिफरेंस है बेसिक इक्विटी जॉइंट वेंचर और नॉन इक्विटी में। सेम ही हो गया ना, जिसका जितना स्टेक होगा उसको उतना मिलेगा। अगर मेरे पास 50% शेयर है और आपके पास 50% शेयर है, कल को अगर आप इसको वाइंड अप करते हो
तो जो भी चीजें हैं वो किस रेशियो में बटेंगी, 50-50%, सिंपल हो गया। तो वो तो प्रॉब्लम है ही। वाइंडिंग अप का प्रोसीजर तो वही रहने वाला है। एबी लिमिटेड के लिए भी कुछ आउटसाइडर क्रेडिटर्स होंगे, पहले उनका पेमेंट करेंगे, सिक्योर्ड वाले, अनसिक्योर्ड वाले, बैंक लोन वो सब पे करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे प्रेफरेंस वाले, उसके बाद हम लोग आएंगे इक्विटी वाले। सेम ही ऑर्डर रहेगा ना, उसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है वैसा। बट यू हैव अ चॉइस कि आपको जॉइंट वेंचर करना है, दो एंटिटीज को साथ में मिलकर बिजनेस करना है, तो तीसरी एंटिटी बनानी है या नहीं बनानी। अगर बनानी है तो इसको हम बोलते हैं इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर, और नहीं बनानी है तो अदरवाइज बोलेंगे, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट्स आ सकते हैं वैसा। तो ये पॉइंट है। हीरो होंडा का केस रह चुका है पास्ट में, ठीक है। तो हीरो साइकिल वाली अपनी कंपनी जो है वो तो अलग से थी, होंडा अलग से चल रही थी, लेकिन इनका जॉइंट वेंचर भी चल रहा था, हीरो होंडा। तो हीरो होंडा वाज अ इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर ना, वो एक कंपनी 20 साल उन्होंने साथ में काम किया है, कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट तो था नहीं। अब इस साइकिल में हीरो साइकिल्स अपना बिजनेस चला रही थी अलग से, वो अलग कंपनी थी। होंडा जो है, होंडा की बाइक्स भी आती थी, होंडा की कार्स भी आती थी, और हीरो होंडा की बाइक्स भी आती थी, तो भी तो चल रहा था। तो एक तरफ वो जॉइंट वेंचर भी चला रहे, एक तरफ अपना सेपरेट बिजनेस भी चला रहे, और मार्केट में कहीं ना कहीं दोनों के सेम प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। हीरो होंडा की मोटरसाइकिल भी है, होंडा की मोटरसाइकिल भी है, चल ही रहा था ना। तो देवर ओके विद दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट में कस्टमर के लिए ऑप्शंस हो गए। अब देखो हीरो होंडा वाज जॉइंट वेंचर, उसमें यह था कि डिजाइनिंग हीरो का था और टेक्नोलॉजी होंडा की थी, दैट वाज द कॉम्बिनेशन। तो उन्होंने 20 ईयर साथ में काम किया, फिर सेपरेट कर दिया। मारुति सुजुकी भी तो एक एग्जांपल है, वो साथ में चल ही रहा है। सुजुकी तो जापानीज ब्रांड है, मारुति इंडियन कंपनी है, तो इन दोनों ने भी तो जॉइंट वेंचर कर ही रखा है, इक्विटी जॉइंट वेंचर, और साथ में चला रहे हैं। अब इन फ्यूचर कभी उनको सेपरेट करना होगा तो कर सकते हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे इतना लॉन्ग टर्म नहीं चलता, वो इक्विटी पे चलेगा वैसे, दोनों का अपना अपना हिस्सा रहेगा। मुझे देखना पड़ेगा महिंद्रा और जावा ने कैसे अग्रीमेंट किया हुआ है, क्योंकि जावा तो ये मोटरसाइकिल वाली कंपनी है ना, तो उन्होंने वो ब्रांड एक्वायर, क्योंकि जावा वो पुराना ब्रांड है। हाँ, वापस चालू हुआ। तो अब ये एक्विजिशन किया है या ब्रांड परचेस किया, वो एक बार सर्च करके बताऊंगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली उसका ध्यान में नहीं क्या केस है। तो इक्विटी वाला पॉइंट आपको पता चल गया, उसमें कुछ है भी नहीं, उसमें दोनों पार्टीज अपनी अपनी कैपिटल लेके आएंगे और उनको शेयर्स मिलेंगे वैसा। नॉन इक्विटी वाले में बहुत सारे ऑप्शन है, कोऑपरेटिव अग्रीमेंट्स, सीकिंग टेक्निकल सर्विस अरेंजमेंट्स, फ्रेंचाइज, ब्रांड यूज अग्रीमेंट्स, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, रेंटल अग्रीमेंट्स, बहुत कुछ हो सकता है इसमें। फ्रेंचाइज वाला ऑप्शन जो है वो भी नॉन इक्विटी जॉइंट वेंचर है। फ्रेंचाइज मॉडल तो आपको आइडिया है, फ्रेंचाइज मॉडल थोड़ा बता देता हूँ। जैसे सपोज फॉर इंस्टेंस अपना नेचुरल्स आइसक्रीम वाला है, अब सूरत में नेचुरल्स की जो आइसक्रीम के जितने भी स्टोर्स हैं वो फ्रेंचाइज मॉडल है, ठीक है। अब नेचुरल्स वाला ओरिजिनली उसकी कंपनी मुंबई की है, जो फाउंडर है वो मुंबई बेस्ड है, और रिसेंटली उनकी डेथ हुई थी, तो उसके बारे में बात भी हुई थी कि भाई कैसे उन्होंने इतना बड़ा ब्रांड बिल्ड किया, और अच्छी सक्सेस स्टोरी है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की वो भी एक केस स्टडी है वैसा। अब उन्होंने नेचुरल्स का जो भी आउटलेट्स है मुंबई में वो सारे खुद ही चलाए, फिर उन्होंने सोचा कि अब फर्दर एक्सपांड करना है तो दूसरी टेरिटरीज में हमको फ्रेंचाइज देनी पड़ेगी। अब अगर मैं नेचुरल्स की फ्रेंचाइज सूरत में ले रहा हूँ तो मुझे नेचुरल्स के साथ मिलकर कोई कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है, मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में हूँ वैसा है। अब सूरत वाली जो फ्रेंचाइज है नेचुरल्स की, वो मैं उनसे जो है परमिशन ले रहा हूँ, उनको रॉयल्टी पे कर रहा हूँ, और उसके बेसिस पे मुझे परमिशन दे रहे हैं कि आप हमारा ब्रांड नेम यूज करके, हमारी रेसिपीज यूज करके ये आइसक्रीम यहाँ पे बेच सकते हो। तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्रेंचाइज अग्रीमेंट, ठीक है। तो वो फ्रेंचाइजर है, मैं फ्रेंचाइजी हूँ, और फिर मैंने उसको स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, मेरा बिजनेस चलाने के लिए, सूरत में नेचुरल्स का आउटलेट चलाने के लिए मुझे कौन सा बिजनेस मॉडल यूज करना है मेरे ऊपर है। सोल प्रोप्राइटर करना है, पार्टनरशिप फॉर्म करनी है, कंपनी बनानी, दैट इज माय चॉइस। अब ऐसा हुआ जब फ्रेंचाइज लेनी थी तो मैं नेचुरल्स के फाउंडर से बात की, तो उन्होंने बोला हमारी फ्रेंचाइज फीस रहेगी, इतना इन्वेस्टमेंट रहेगा, इतना स्क्वायर फुट का, बहुत टर्म्स एंड कंडीशन होती है। फ्रेंचाइज चलाना आसान काम नहीं है, बिकॉज आप है ना अपना पैसा लगा के भी उनके गुलाम हो, हर चीज उनसे पूछनी पड़ती है। बीच में मेरी एक दो बार ऐसे बात हुई थी, इतनी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। बोले इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम इतना स्क्वायर फुट का एरिया होना चाहिए। बोले ठीक है, क्योंकि उनके स्टोर्स की जो रेपो है वो मेंटेन होनी चाहिए। अब छोटी सी दुकान में कहीं पे भी नेचुरल्स का आउटलेट खोल दोगे तो उनकी ब्रांड इमेज खराब होती है। फिर वो ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए, रोड साइड शॉप होनी चाहिए, ऐसी सब कंडीशंस होती है। ऐसा नहीं आप थर्ड फ्लोर पे कहीं कोने में जाकर नेचुरल आइसक्रीम खोल दो, कस्टमर आएगा ही नहीं, उनका तो नाम खराब होगा। फिर बोले इंटीरियर जो है वो हमारी टीम आएगी, जो इंटीरियर हमारा पूरे इंडिया में बाकी स्टोर्स में है वो सेम थीम पे बनेगा, और उसके चार्जेस आपको जो हम बोलेंगे उसी वेंडर को पे करने पड़ेंगे, ताकि क्वालिटी सेम दिखे। आप मैकडोनल्ड्स में जाते हो पूरे इंडिया में तो सेम लगता है ना, ऐसा अलग थोड़ी यार यहाँ का तो कुछ अलग ही है, पता नहीं क्या बनाया है। बोले मैं सस्ते कारपेंटर से बनवा लूंगा, ये करा लूंगा, नहीं चलता है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। तो ये सब चीज़ों में आपको उनके हिसाब से चलना है। रेसिपी है, फूड वाली जो भी चीज़ें हैं, प्राइसिंग है। अब एक नेचुरल्स के स्टोर वाला डिस्काउंट दे रहा है, बोले हाफ रेट में बेचूंगा,
ऐसा नहीं हो सकता। आपको प्राइसिंग में भी जो फ्रेंचाइज ओनर है उसके हिसाब से चलना है। ये सब चीज़ें ना कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट पे होती है, पहली चीज़ तो ये है। अब जब मैंने नेचुरल वाले से बात की, मुझे लगा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, तो आपके साथ डिस्कशन हुआ, मैंने आपको बोला एक काम करते हैं, अपन दोनों ये काम पार्टनरशिप में करते हैं। बात समझ आई? तो जो सूरत वाला स्टोर है ना, वो आप और मैं पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में चला रहे हैं, बट ये चीज में नेचुरल आइसक्रीम वाला थोड़ी ना पार्टनर है, उसके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमने पहले किया क्या होगा ना, आपने और मैंने मिलके ना पहले एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई होगी। सपोज हम एलएलपी भी बना सकते हैं, कोई भी ऑप्शन है, एग्जांपल ले रहा हूँ। अपन ने पार्टनरशिप फॉर्म बनाई भाई, एबीएन कंपनी करके ये नाम रख दिया। अब नेचुरल आइसक्रीम वाले के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो कौन कर रहा है? एबीएन कंपनी। बात समझ आ रही है? तो एबीएन कंपनी और नेचुरल आइसक्रीम मिलके कोई नई कंपनी नहीं क्रिएट कर रहे। इन दोनों के बीच में तो क्या है? सिंपल एक कॉन्ट्रैक्ट। समझ आया? लेकिन ये बिजनेस करने के लिए हमने एक पार्टनरशिप फॉर्म बना ली, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो इन दोनों के बीच में इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट, जिसको हम नॉन इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर बोलेंगे, क्योंकि मैं नेचुरल आइसक्रीम वाले के साथ कोई नई तीसरी कंपनी नहीं फ्रेम कर रहा हूँ। बात समझ आ गई? वैसा हो गया। अब यहाँ पे मैं ये काम सोल प्रोप्राइटर के फॉर्म में भी कर सकता था। मैं बोला मेरे पास पैसे हैं, मुझे पार्टनर की जरूरत नहीं है, तो मैं एज एन इंडिविजुअल गया, मैं नेचुरल आइसक्रीम वाले को बोला मुझे ना फ्रेंचाइज दे दो, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। उसने बोला ठीक है, मैं रेडी हूँ। अब नेचुरल आइसक्रीम अलग कंपनी है, मैं एज अ सोल प्रोप्राइटर यहाँ पे नेचुरल आइसक्रीम का स्टोर चला रहा हूँ। तो हम दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट है वो कैसा है? नॉन इक्विटी बेस्ड। हमने कोई तीसरी कंपनी थोड़ी ना बनाई मिलके। बात समझ आ रही? अब यहाँ पे जो मैं हूँ, मैं सोल प्रोप्राइटर का फॉर्मेट यूज करूँ, फर्म का फॉर्मेट यूज करूँ, एलएलपी का फॉर्मेट यूज करूँ या कंपनी का फॉर्मेट यूज करूँ, क्या फर्क पड़ता है? समझ आया? बात यह है कि इन दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट है वो इक्विटी बेस्ड है या नॉन इक्विटी बेस्ड है? वो नॉन इक्विटी बेस्ड है। देखिए मैं तो आपके साथ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ नेचुरल आइसक्रीम वाले के साथ। मेरा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं आपका ब्रांड नेम यूज करूंगा, मैं आपके प्रोडक्ट्स बेचूंगा, मैं इतना स्क्वायर फुट की प्रीमाइसेस बनाऊंगा, वॉट एवर इट इज, जो भी डील हुई होगी। लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसा नहीं है कि हम दोनों ने मिलके कोई तीसरी कंपनी बना ली, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर उसमें नेचुरल्स वाले की भी इक्विटी है, मेरी भी इक्विटी है, नहीं होता है। अब वो नेचुरल्स वाला पूरे इंडिया में अगर अपनी 200 फ्रेंचाइज बांट रहा है तो सबके साथ कंपनीज बनाता फिरेगा, उसका लीगल मैनेजमेंट कितना बढ़ जाएगा। बिकॉज लापिनोस का देख रहा था मैं उसके ऐप के ऊपर, 700+ आउटलेट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में है 600+, और आउट ऑफ इंडिया भी उन्होंने स्टार्ट किया है। 700 आउटलेट्स है, फ्रेंचाइज मॉडल है। अब सूरत में लापिनोस की 30 फ्रेंचाइज है, 30+, हर एरिया में है। मेरी बात हुई थी बीच में उससे, तो बोले सर सूरत में हम कोई आउटलेट नहीं दे रहे नया, बिकॉज स्ट्रेटेजिकली लोकेशन से नहीं बची है कि जहाँ पे हम अगर इसको स्टार्ट करें तो प्रॉफिटेबल हो पाएगा। मैं क्या बात कर रहे हैं? बोले सर हम ही नहीं दे रहे सामने से, क्योंकि आप तो क्या फ्रेंचाइज कहीं पे भी खोल दोगे, एक फ्रेंचाइज के सामने दूसरी खोल दोगे कॉम्पिटिशन में, क्योंकि आपको कमाना है। लेकिन हमें पता है ना कि वो चीज़ चलेगी नहीं। बोले हमारी टीम स्ट्रेटेजिक लोकेशन सर्च करती है। बोले पूरे गुजरात में नहीं देंगे, पूरे गुजरात में ना बोल दिया। बोले आपको स्टार्ट करना है महाराष्ट्र करो, राजस्थान करो, चलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश कर लो, चलेगा, गुजरात में नहीं चलेगा। मतलब क्यों? बोला ऑलरेडी वहाँ पे 250 से ऊपर आउटलेट्स हैं, तो पूरे वर्ल्ड के 700 आउटलेट्स है ना, 300 तो ऑलमोस्ट गुजरात में ही। सोचो सूरत में 30 है तो 250-300 नहीं होंगे। तो इतना आउटलेट वो ऑलरेडी ओपन कर चुका है कि अब उसके पास जगह नहीं है यहाँ पे, तो पूरे गुजरात में फ्रेंचाइज देने के लिए रेडी नहीं है। ये सिचुएशन है। तो 700 आउटलेट वालों के साथ उसने सबके साथ थोड़ी ना कंपनीज बनाई होगी। तो भाई लापिनोस प्लस आउटलेट नंबर 1 एक कंपनी, लापिनोस प्लस आउटलेट नंबर 2 दूसरी कंपनी, उसमें दोनों की इक्विटी, कितना महंगा हो जाएगा ये। और ये सारी चीजें लीगली मैनेज करने में उसकी लीगल टीम का खर्चा कितना लगेगा हर साल का। सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट कर लो भाई, कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है वो फ्रेंचाइज आउटलेट वाले को फॉलो करना है, सिंपल बात होगी। समझ आए? तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है नॉन इक्विटी जॉइंट वेंचर का, वैसा हो गया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉफिट हुआ उसमें कैसा रहता है, नॉर्मली ये फ्रेंचाइज वाले जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जैसे लापिनोस वाला फ्रेंचाइज दे रहा है तो उसका एक था वन टाइम फीस 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए चार्ज करता है। लापिनोस का ब्रांड नेम आपको यूज करने के लिए दे रहा है, दिस इज वन टाइम फीस। फिर बोले और तो जो भी सेल रेवेन्यू होता है रोज का, उसका 4% वो चार्ज करता है एज अ रॉयल्टी। ये उसकी लापिनोस की स्कीम बता रहा हूँ आपको। तो 10 लाख रुपए वन टाइम देने फॉर परमिशन, और जितना रोज का सेल होता है ना उसका 4%, सेल का 4% वो चार्ज करता है। दिस इज वेरी नॉमिनल। कुछ लोग 10% भी चार्ज करते हैं। एनबीसी वाले का पूछा था मैंने, नथिंग बिफोर कॉफी वाला जो ब्रांड है, तो वो वेसू में ही था एक, तो बात हो रही थी कि भाई क्या फ्रेंचाइज का रहता है, तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हम लोग कुछ 7 to 8 लाख रुपीज वन टाइम फीस चार्ज करते हैं, और बाकी उसमें कुछ डिपॉजिट रहता है और कुछ पार्टली वो लोग वन टाइम फीस लेते हैं, वैसा कुछ है। तो 2-3 लाख रुपए डिपॉजिट और 5 लाख रुपए कुछ फीस है उनकी, कि आप ब्रांड नेम दे रहे हैं, प्लस रेवेन्यू का 10% वो उनका। तो भाई हर रोज का अगर मान लो मेरा आज 50,000 का सेल हुआ है तो मुझे 5,000 रुपये उसको रॉयल्टी देनी है। तो वो क्या रिकरिंग इनकम भी जनरेट कर रहा है और वन टाइम फीस तो उसने मुझसे ले ही ली।
तो लापिनोज वाला परसेंटेज वाइज 3 से 4% करता है, लेकिन वन टाइम में 10 लाख रुपए ले रहा है। वैसा है, तो 10 लाख प्लस रेवेन्यू का 4%, तो ये मॉडल है। अब ये सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, तो मुझे उसको पे करना ही है। अच्छा, बिलिंग सॉफ्टवेयर उनका होता है, ऑनलाइन सारा पूरा स्टोर्स में कनेक्टेड होता है, सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर है, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं उसको बताऊंगा नहीं कि कितने का माल बेचा, तो मैंने शुरू कर दिया बोले कैश में ले जाओ, बिल नहीं मिलेगा, अपना 4% बचेगा। ऐसा होता ही नहीं ना, फिर वहां पे लिखा होता है इफ यू डोंट गेट अ बिल देन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। कस्टमर सोचेगा बिल नहीं दिया, फोन करता हूँ मेरे को पिज्जा फ्री मिल जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो वो आपका फ्रेंचाइज अग्रीमेंट कैंसिल कर देगा, फिर आप क्या करोगे? तो पेनल्टी प्रोविजन भी तो होते हैं ना। तो हर चीज अग्रीमेंट के बेस पे जब चल रही है, तो फिर सेपरेट कंपनी हर आउटलेट वाले के साथ बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो फाइनेंशियली और लीगली मैनेज करने महंगा पड़ेगा। तो ये पॉइंट है, ठीक है। चलो देखें, इन्होंने भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, विस्तारा एयरलाइंस, अपन बात कर भी रहे थे, विस्तारा की बात हो रही थी, और स्टारबक्स वाला एग्जांपल जो आप बोल रहे थे वो इन्होंने दिया भी हुआ है। मैं इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि नीचे स्ट्रेटेजिक अलायंस में फिर थोड़ा स्पेसिफिक उसको यूज करना ही है, तो फिर वो एकदम मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए। बाकी आप यूज तो कर ही सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जॉइंट वेंचर एग्जैक्टली क्या है वो आपको आइडिया आ गया, इक्विटी और नॉन इक्विटी पता चल गया। तो ये भी एक शॉर्ट नोट वाला टॉपिक है, सारे इंडिविजुअल टॉपिक्स है, एग्जाम में पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए। नॉन इक्विटी बेस में जितने भी नाम लिखे हैं सब अपने अपने कैटेगरी में है। मैंने आपको ये फ्रेंचाइज वाला पॉइंट उसमें समझाया, ब्रांड यूज अग्रीमेंट अलग चीज हो गई, टेक्निकल सर्विस अग्रीमेंट अलग चीज हो गई। अब जब जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हैं ना, तो दोनों को एक दूसरे के प्लस पॉइंट्स का यूज करना है। मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूँ, आप दूसरी चीज में एक्सपर्ट हो, साथ में काम करेंगे तो दोनों का फायदा एक दूसरे को मिलेगा। तो इसमें ये आ जाता है टेक्निकल सर्विस अरेंजमेंट्स या अग्रीमेंट्स। तो मैं टेक्नोलॉजी में अच्छा हूँ और आप सेल में अच्छे हो, तो बिजनेस आप लेके आओ, टेक्नोलॉजी सपोर्ट आपके कस्टमर्स को मैं प्रोवाइड करूंगा। इस टाइप की अपनी टीम है कि एक टेक पार्टनर है और एक बिजनेस पार्टनर है। तो कोई भी जॉइंट वेंचर होगा तो मेरी जो कमी है वो आप पूरी कर रहे हो और आपकी जो कमी है मैं पूरा कर रहा हूँ, तभी तो जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। अदरवाइज क्या नीड है जॉइंट वेंचर करने की? जैसे हीरो होंडा मैंने बोला, तो हीरो डिजाइनिंग में अच्छा है, लेकिन उसके पास वो इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं थी क्योंकि साइकिल बना रहा था। होंडा जो है वो टेक्नोलॉजी में अच्छा है इंजन वाले पार्ट पे, बट उसके डिजाइन उतने अच्छे नहीं थे। तो उन्होंने कोलैबोरेट उस बेस पे किया ना कि डिजाइनिंग आप देखोगे, टेक्नोलॉजी हम देखेंगे, और जो मिल के प्रोडक्ट बनेगा वो फिर हम कस्टमर को बेचेंगे तो सेल बढ़ेगा। दैट इज द आइडिया। तो उस बेस पे चल रहा है। ब्रांड यूज अग्रीमेंट में भी वही होगा ना कि आप मेरा ब्रांड नेम यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बदले मैं आपसे कुछ रॉयल्टी चार्ज करूंगा। तो ब्रांड का जो फायदा मिलेगा, जो फुटफॉल आपको मिलेगा, उससे आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा ना, तो उसी का तो मैं आपसे रेवेन्यू चार्ज कर रहा हूँ या प्रॉफिट शेयरिंग मांग रहा हूँ, वैसा होगा। ओके, अभी वो भी तो हुआ था इसमें मारुति में और टोयोटा में, आपने देखा भी होगा। मारुति की बलेनो आती है, आपने देखा, टोयोटा की भी सेम गाड़ियां आती है, ग्लांजा। अब टोयोटा की ग्लांजा और मारुति की बलेनो सेम गाड़ी है, मॉडल में भी कोई फर्क नहीं है, खाली बैज अलग लगाया हुआ है। तो ये कैसे चल रहा है? फिर एक दूसरे का मॉडल कॉपी कर रहा है। टोयोटा में भी तो आया इनोवा और इसकी आई ना इनविक्टस करके, शायद गाड़ी का नाम है। तो इनविक्टस और इनोवा सेम गाड़ी है, आप देख लो, मॉडल भी पूरा सेम है। तो ये कैसे हो रहा है? तो ये दोनों कंपनीज ने कोलैबोरेट किया है, अग्रीमेंट किया हुआ है, ब्रांड नेम एक दूसरे का यूज कर रहे हैं। देखो, मारुति की प्रेजेंस पूरे इंडिया में बहुत है, 45% मार्केट शेयर है आज की डेट में, तो उसकी तो गाड़ियां बिकती है बल्क में। टोयोटा की गाड़ी बल्क में नहीं बिकती, बट टोयोटा की टेक्नोलॉजी मारुति से बेटर है, वो अपने को पता है। एंड जापानीज कंपनी है तो उनका ब्रांडिंग बेटर है। अब ये कोलैबोरेट करके क्या हो रहा है ना, दोनों एक दूसरे का ब्रांड नेम और टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो सेम मॉडल्स निकाल दिए। अब कैसा हो गया कि प्राइस पॉइंट में थोड़ा बहुत वेरिएशन रखा है, थोड़ी अजीब सी स्ट्रेटेजी है लेकिन चल रही। अब क्या, मारुति बलेनो और टोयोटा ग्लांजा सेम हो गई, दोनों के अंदर का इंजन, डिजाइनिंग, काफी चीजें उन्होंने मिक्स कर दी। तो मारुति को जापानीज टेक्नोलॉजी का उसके अंदर एक इनपुट मिल गया और टोयोटा को मारुति का ब्रांड नेम मिल गया, तो इंटरचेंज करके बेच रहे हैं, बिक भी रहा है। मेरे को तो खुद ही समझ में नहीं आया कर क्यों रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है ऐसी स्ट्रैटेजी। थोड़ी अजीब स्ट्रैटेजी है, लेकिन कंपनीज को अगर कुछ बेनिफिट लग रहा है तो वो लोग उस बेस पे काम कर रहे हैं। तो सारी गाड़ियां फर्स्ट कॉपी और ओरिजिनल ऐसे निकाल दी, इनोवा भी चल रही है, इनविक्टस भी चल रही है, लगती दोनों सेम है। अच्छा, प्राइस पॉइंट में भी ज्यादा फर्क नहीं है। अब टोयोटा इनोवा जैसी गाड़ी 25-30 लाख रुपए की आती है, उसमें और इनविक्टस के प्राइस में सेम मॉडल में 1-1.5 लाख रुपए का फर्क है। मुझे ये नहीं समझ रही कस्टमर फिर मारुति वाली इनोवा क्यों खरीदेगा जब टोयोटा वाली मिल रही है। मैं 25 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ तो मैं 1 लाख बचाने के लिए मारुति का ब्रांड नेम क्यों लूंगा, मैं तो फिर टोयोटा पे जाऊंगा। तो ऐसी स्ट्रैटेजी बहुत ओवर सक्सेसफुल भी नहीं है, लेकिन कंपनी ने अपनी तरफ से कोशिश की है। रीजन, टोयोटा का वॉल्यूम नहीं है इंडिया में, टोयोटा की सेल नहीं है बहुत ज्यादा, तो उनको सेल बढ़ानी थी तो मारुति के साथ मर्ज कर लिए कि भाई आप हमारी गाड़ी बेचो, हम आपकी गाड़ी बेचेंगे, सेम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, 2 नाम से निकालेंगे, चलेगा, कुछ तो बिकेगा। तो टोयोटा की मजबूरी थोड़ी ज्यादा है, ये वैसी बात हो गई। चलो